हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ। तो मैं आपके लिए आज जो है एचपी टीजीटी कमीशन एग्जाम 2018 में आर्ट्स और कॉमर्स में जो जनरल साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए थे, आज मैं आपको वो करवाऊंगी। ठीक है, तो वन बाय वन हम हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे एंड देन हम उनके जितने भी सब पार्ट्स हैं, आगे जितने भी उनके ऑप्शंस हैं उनको भी वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, दैट इज द ऑर्गन अफेक्टेड बाय डिप्थीरिया इज। डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? किडनीज है, लंग्स है, हार्ट है या थ्रोट है? ठीक, तो आप सोचो कि डिप्थीरिया जो है वो किस बॉडी पार्ट में होता है। आपको पता है कि जब किडनी में प्रॉब्लम होती है तो क्यों होती है? क्योंकि शुगर की वजह से हमेशा जो है वो किडनी अफेक्ट होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डायलिसिस करते हैं। अगर हमारे लंग्स में प्रॉब्लम है तो वो किस वजह से होती है? जब रेस्पिरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, लाइक ट्यूबरक्लोसिस हो गया। ठीक, लेकिन उन्होंने ऑप्शन में क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि जो डिप्थीरिया बीमारी है वो हमारे शरीर के किस बॉडी पार्ट को अफेक्ट करती है। हार्ट में अगर प्रॉब्लम होगी तो उसे हम कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है? थ्रोट। क्योंकि जब थ्रोट में, गले में और नाक में आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन में कोई प्रॉब्लम होती है तब हम उस बीमारी को क्या कहते हैं? डिप्थीरिया कहते हैं। ठीक, सो इसका राइट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन डी, थ्रोट। तो आपको क्या याद रखना है कि जो डिप्थीरिया बीमारी है वो किस बॉडी पार्ट को अफेक्ट करती है? दैट इज थ्रोट। हमारे गले वाले पार्ट को वो गले वाले पार्ट को जो है वो ज्यादा अफेक्ट करती है। ठीक, देखिए जैसे डिप्थीरिया है इज अ सीरियस, सबसे बड़ी बात तो ये कि ये क्या है, एक बैक्टीरियल इंफेक्शन है। किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया की वजह से होती है। और कौन सा बॉडी पार्ट अफेक्ट होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन अफेक्ट होती है ऑफ द नोज एंड थ्रोट। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो हमारे थ्रोट और नोज वाला जो पार्ट है वहां पे प्रॉब्लम होगी। सिम्टम्स क्या है? गले में दर्द होना, जो भी हमारे नेक के ग्लैंड्स हैं उनका एबनॉर्मली लार्ज हो जाना, क्लियर, बार्किंग कफ, बहुत ज्यादा खांसी का होना, ठीक है, हार्ट बीट फास्ट हो जाना, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, फीवर एंड चिल्स। तो ये क्या है? डिप्थीरिया के सिम्टम्स हैं। तो डिप्थीरिया किस बॉडी पार्ट को अफेक्ट करता है? थ्रोट वाले पार्ट को अफेक्ट करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिकल्चर इज एसोसिएटेड विद। जो एपिकल्चर है वो किस चीज से संबंध रखता है? हनी बीज से, मधुमक्खियों से, फिश मछली से, सिल्क वॉर्म रेशम के कीड़ों से, या लैक इंसेक्ट जिसे आप लाख जीवाणु कहते हैं उनसे। तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन था और बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था। तो आपको क्या याद रखना है कि जो एपिकल्चर है वो किस चीज से डील करता है? हनी बीज से, मधुमक्खी से। तो इसका राइट आंसर आपके पास क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और फिश की जब रियरिंग और कल्टीवेशन होती है तो आप इसे क्या कहते हो? पिसीकल्चर कहते हो। ठीक है, पिसीकल्चर, क्योंकि पाइसेस क्या होता है? मछली होती है। और अगर सिल्क वॉर्म की कल्टीवेशन होगी तो उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। क्लियर? सो क्या याद रखना है कि एपिकल्चर जो है वो किसकी कल्टीवेशन के लिए यूज किया जाता है? मधुमक्खियों के लिए, दैट इज हनी बीज। ये देख लीजिए, एपिकल्चर साइंटिफिक मेथड है रियरिंग ऑफ हनी बीज। और जो एपिकल्चर है वो कहां से लिया गया है? लैटिन भाषा के शब्द एपिस से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? बीज, मधुमक्खी। ठीक, और अगर आप ऐसे ही आगे फिश से रिलेटेड स्टडी की बात करते हैं, उनकी ब्रीडिंग किस तरीके से हो रही है, उनका रख रखाव किस तरीके से हो रहा है, या उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किस तरीके से हो रही है, उस चीज को हम क्या कहते हैं? पिसीकल्चर कहते हैं। ठीक है, और सिल्क वॉर्म की कल्टीवेशन, जहां पे बहुत ज्यादा सिल्क जो है वो प्रोड्यूस करवाए जाते हैं, फिर उन्हें शहतूत के पत्तों पे रखा जाता है, जहां से लावा निकलता है, फिर वहां से कोकून्स निकलते हैं एंड लास्ट में कोकून्स को बॉइल किया जाता है वाटर के साथ, और फिर हमें क्या मिलता है? वहां से सिल्क मिलती है। उस चीज को हम क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। यहां से आपका एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जो रेशम के कीड़े होते हैं वो किस चीज के ऊपर रहते हैं या वो क्या चीज खाते हैं? देन दैट इज द मलबरी लीव्स, जिन्हें आप शहतूत के पत्ते भी कहते हैं। ठीक है, और जो लैक इंसेक्ट्स है उसमें क्या है? आप इंसेक्ट्स की जो है वो हार्वेस्टिंग करते। ठीक, फिर उनसे क्या होता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट चीजों में जो है उन्हें यूज करते हैं। जैसे हम उनका यूज डाइज में करेंगे, कॉस्मेटिक्स में करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट चीजों में उनका यूज किया जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेक्टर ऑफ काला आजार डिजीज इज। जो काला आजार बीमारी है
वो किस वजह से होती है? ड्रैगन फ्लाई की वजह से, मॉस्किटो की वजह से, सैंड फ्लाई की वजह से, या हाउस फ्लाई की वजह से? अब देखो, ड्रैगन फ्लाई जो है उससे हमें कोई खास बीमारी नहीं होती है अनटिल एंड अनलेस आप उसे ज्यादा परेशान ना करो, ठीक? तो ये तो नहीं हो सकता। मॉस्किटो से मेनली क्या देखने को मिलता है? या तो आपको डेंगू देखने को मिलेगा या फिर आपको मलेरिया देखने को मिलेगा, ठीक है? और दोनों के दोनों क्या है? फीमेल मॉस्किटो से होता है। मलेरिया जो है वो फीमेल एनाफ्लीज से होता है, और डेंगू जिसमें जीका वायरस पाया जाता है वो फीमेल एडिस मॉस्किटो की वजह से होता है। तो हाउस फ्लाई जो घरों में मक्खियां होती हैं उनसे क्या होता है? आपकी इन्फेक्शन ज्यादा फैलती है, क्योंकि वो गंदगी को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक फैलाती है। और अगर मैं बात करूं कालाजार डिजीज की, तो वो किसकी वजह से होता है? सैंड फ्लाई की वजह से होता है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या है आपके पास? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज सैंड फ्लाई। तो याद रखना है कि जो कालाजार डिजीज है, जिसे आप डमडम डिजीज भी कहते हो, वो किसकी वजह से होता है? सैंड फ्लाई की वजह से होता है। क्लियर? तो ये देख लीजिए, ये सैंड फ्लाई है। इससे होगा क्या? सबसे पहले तो आपकी स्प्लीन में एनलार्जमेंट हो जाएगी। स्प्लीन क्या होता है? जैसे हिंदी में आप प्लीहा कहते हो, दैट इज द ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी, जहां पे ब्लड जो है वो सबसे ज्यादा बनता है, ठीक है? लीवर में एनलार्जमेंट हो जाएगी, अनीमिया, खून की कमी, बुखार का आना, और बहुत सारे ऐसे क्रॉनिक डिजीजेस हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि जब भी सैंड फ्लाइज की वजह से आपको प्रॉब्लम होगी या डिजीज होगी, तो जो स्किन है वो ब्लैकिश होना स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? काला अज़ार डिजीज। किसकी वजह से होता है? सैंड फ्लाइज की वजह से ये चीज आपको देखने को मिलती है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, सेलुलोज इज अ। सेलुलोज क्या है? क्या ये एक प्रोटीन है, या फिर ये एक फैट है, या फिर एक हार्मोन है, या नन ऑफ दीज है? तो आप खुद सोचो, आपने पढ़ा भी होगा कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे पास अमीनो एसिड्स होते हैं। और अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। तो सेलुलोज तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड नहीं है, दैट मीन्स कि ऑप्शन ए तो इसका आंसर नहीं है। अगर मैं फैट्स की बात करूं, तो ये वो चीजें हैं जिनसे हमें फैट्स मिलते हैं, तो सेलुलोज उसमें भी नहीं आता है। हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी मूवमेंट्स को या कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करते हैं, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है? तो सेलुलोज इसमें से क्या है? इन ऑप्शंस में से कुछ नहीं है। सेलुलोज जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट है, या फिर हम उसे क्या कहते हैं? स्टार्च की फॉर्म में भी हम उसे गिनते हैं, ठीक? देन अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, दैट इज नन ऑफ दीज। Why? बिकॉज सेलुलोज क्या है? सेलुलोज क्या है? एक प्रोटीन नहीं है, बल्कि सेलुलोज इज मेड अप ऑफ द पॉलीसेकेराइड चेन्स, जिन्हें आप क्या कहते हो? डी ग्लूकोज यूनिट्स, और उन्हें आप क्या कहते हो? पॉलीमराइजेशन से वो चीजें जुड़ती हैं, जिन्हें आप कहते हो कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च, ठीक? ये देख लीजिए, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? आपके प्रोटीन्स होते हैं। फैटी एसिड्स को आप क्या कहते हो? लिपिड्स कहते हो। जो शुगर रेजिड्यू है, जिसमें ग्लिसरॉल और मोनोसेकेराइड्स आते हैं, उन्हें आप कार्बोहाइड्रेट्स कहते हो। और जो आपकी न्यूक्लियोबेसिस है, जो न्यूक्लियोटाइड्स में आते हैं, उन्हें आप क्या कहते हो? डीएनए और आरएनए कहते हो, ठीक? तो याद रखना है कि सेलुलोज आपका प्रोटीन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि शायद सेलुलोज एक प्रोटीन है, बट एक्चुअली में ये प्रोटीन नहीं है। ये जो है वो डी ग्लूकोज की पॉलीमराइजेशन से बनता है, दैट मीन्स इट इज अ carbohydrate which is also known as the starch. ठीक? Next, glass is best described as an, कि जो ग्लास है वो क्या है? एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, या फिर वो सुपर कूल लिक्विड है, या फिर वो ऑक्लूजन कंपाउंड है? तो देखो, सॉलिड में तो क्या होता है कि चीजें बहुत टाइटली जो है वो अरेंज्ड होती हैं। लिक्विड में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। ऑक्लूजन कंपाउंड तो वो हो ही नहीं सकता। तो बच्चा क्या, आपने बहुत बार देखा भी होगा और सुना भी होगा कि ग्लास क्या है? एक सुपर कूल्ड लिक्विड है। अगर मैं सुपर कूल्ड लिक्विड की बात करूं, तो वो कब बनता है? जब कोई भी चीज दो स्टेट्स के बीच में एग्जिस्ट करती है। मतलब मान लो कि एक साइड आपका लिक्विड है, एक साइड आपका ग्लास है, ठीक है? तो बीच में जो स्टेट बन रही है उसे आप क्या कहोगे? सुपर कूल्ड लिक्विड कहोगे, ठीक? तो ग्लास क्या है आपका? ऑप्शन सी, दैट इज सुपर कूल्ड लिक्विड। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्लियर? जैसे ये देख लीजिए, सॉलिड क्या है? ऑर्डरली ऑर्गेनाइज्ड होता है। लिक्विड जो है वो अमॉर्फस सॉलिड। लिक्विड की अगर मैं बात करूं तो ग्लास क्या आएगा? अमॉर्फस सॉलिड आएगा।
देयरफॉर इट कैन नॉट बी प्लेस्ड इन द कैटेगरी ऑफ लिक्विड। सो ग्लास क्या है, अमॉर्फस है। अमॉर्फस का मतलब क्या है कि वो रेगुलरली अरेंज्ड नहीं है, नॉन क्रिस्टलाइन है, ठीक, which does not have fixed patterns of particles, so it is a supercooled liquid। ठीक, आपने देखा भी होगा कि क्या होता है, सर्दियों में हमारे दरवाजे जो होते हैं वो जाम हो जाते हैं क्योंकि ग्लास में क्या आ जाती है, थोड़ी सी थिकनेस आ जाती है, और गर्मियों में वही ग्लास जो है थोड़ा लूज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सुपर कूल्ड की वजह से वो नीचे को बहते भी हैं। ठीक, तो ये भी एक रीजन है जो हम अपने घरों में नॉर्मली देखने और सुनने को हमें मिलता है। बट आपने क्या याद रखना है, क्योंकि ग्लास का जो स्ट्रक्चर है दैट इज द अमॉर्फस वन, इट इज नॉट इन अ रेगुलर मैनर, that is why it is not in the category of solid state or in liquid state, it comes under the category of the supercooled liquid। so glass क्या है आपका, एक supercooled liquid है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। आप क्वेश्चन ध्यान से सुनना है, इसमें आपसे एलिमेंट नहीं पूछा गया है, क्या पूछा गया है आपसे, मेटल, धातु के बारे में जो है वो पूछा गया है कि भूपटपट्टी पर सर्वाधिक बहुलता से पाई जाने वाली धातु कौन सी है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है या एल्यूमिनियम है। तो देखो गोल्ड और सिल्वर तो हो नहीं सकता, वो तो नॉर्मली नहीं मिलते हैं। तो ऑप्शंस में जहां पे कंफ्यूजन हो सकती है कि या तो कॉपर हो सकता है या तो एल्यूमिनियम, तो इसका राइट आंसर क्या है, एल्यूमिनियम है, क्योंकि एल्यूमिनियम इज द थर्ड एलिमेंट इन अवर अर्थ क्रस्ट विच इज फाउंड इन अबंडेंट। ओके, और मेटल कौन सी है, वो फर्स्ट है। अगर तो उन्होंने पूछा होता कि एलिमेंट, तो आप बोल सकते थे कि वो सबसे ज्यादा जो एलिमेंट पाया जाता है वो ऑक्सीजन है, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या पूछी हुई है, मेटल पूछी हुई है, देन इट इज व्हाट, एल्यूमिनियम। सो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज एल्यूमिनियम। अब आप देख लीजिए सबसे ज्यादा क्या है, ऑक्सीजन है, क्योंकि वो एक नॉन मेटल है, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि एलिमेंट, अगर तो उन्होंने नॉर्मल एलिमेंट पूछा होगा तो सबसे ज्यादा कौन सा आएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन, एंड देन सिलिकॉन के बाद क्या आता है आपका, एल्यूमिनियम। बट एल्यूमिनियम इज द मेटल, तो मेटल कौन सी सबसे ज्यादा पाई जाती है, एल्यूमिनियम पाई जाती है। और अगर सिंपल एलिमेंट पूछेंगे तो कौन सा आएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार। भोर का तारा किसे कहा जाता है तो खुद बताओ, जुपिटर, मार्स, वीनस या मरकरी। आपको पता है कि जिसे मॉर्निंग स्टार कहा जाता है उसे साथ में इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, एंड दैट इज आल्सो नोन एज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो वो कौन सा है आपका, शुक्र ग्रह है, जिसे आप क्या कहते हो, वीनस प्लैनेट। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आपके पास, ऑप्शन सी, दैट इज वीनस। ठीक है, इसमें मैं और चीजें बता देती हूँ। जुपिटर जो है वो सबसे ज्यादा बिगेस्ट प्लैनेट है, ठीक। मार्स जो है उसे आप रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हो, ठीक। वीनस दैट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। और अगर मैं मरकरी की बात करूं तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट है एंड वेरी क्लोज टू द सन भी है। ओके, सो द राइट आंसर इज वीनस, जिसे आप क्या कहते हो, स्काई में ये सबसे पहले दिखता है, मॉर्निंग के टाइम पे भी और इवनिंग के टाइम पे भी, दैट इज व्हाई नोन एज द मॉर्निंग स्टार एंड द इवनिंग स्टार। ठीक, ये सारे हमारे पास क्या है, हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ कनकेव लेंस इज ऑल्सो नॉन एज, कि एक अवतल लेंस को निम्न नाम से भी जाना जाता है, किससे, कन्वर्जिंग लेंस से, डाइवर्जिंग लेंस से, सिंपल लेंस से या नॉन ऑफ दिस। देखो क्वेश्चन देख के इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि ये सिंपल लेंस तो नहीं है ना, इसका आंसर नॉन ऑफ दिस है तो कंफ्यूजन कहाँ पे क्रिएट होगी, या तो कन्वर्जिंग लेंस होगा या तो फिर आपके पास डाइवर्जिंग होगा। तो देखो कनकेव जो है वो क्या करता है, लाइट को फैलाता है, ठीक है, तो मतलब क्या कर रहा है, वो डाइवर्स कर रहा है लाइट को। कन्वर्स में क्या होगा, लाइट एक साथ आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज डाइवर्जिंग लेंस। तो आपको क्या याद रखना है कि कनकेव आपका क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है। देखो डायग्राम से समझते हैं, ये देखो कन्वेक्स लेंस में क्या है, लाइट एक जगह आके क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है, और कनकेव में क्या है, प्रकाश हमेशा फैलता है, देन इट इज डाइवर्जिंग लेंस, इट इज व्हाट, डाइवर्जिंग लेंस। और कन्वेक्स लेंस क्या होगा आपका, कन्वर्सिंग। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कंफ्यूजन नहीं होना है। ऑलवेज रिमेंबर
कि जो हमारे पास हमारा कनकेव है लाइक दिस, वो हमेशा लाइट को क्या करता है, फैलाता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द डाइवर्जिंग लेंस। और जो कन्वेक्स है वो लाइट को एक जगह इकट्ठा करता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द कन्वर्जिंग लेंस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is preferred for manufacturing a spring? कि स्प्रिंग के निर्माण के लिए निम्न में से किसको प्राथमिकता दी जाती है? स्प्रिंग सबने देखा है, जो इस टाइप में होता है, सभी ने देखा, पेन में सबने स्प्रिंग देखा होगा। तो वो पूछ रहा है कि जो वो स्प्रिंग होता है वो किस चीज से बना होता है? ब्रास से बना होता है जिसे आप पीतल कहते हो, कॉपर से बना होता है जिसे आप तांबा कहते हो, स्टील से बना होता है या फिर आयरन से बना होता है। तो अगर आप पेन की स्प्रिंग को भी देखेंगे तो आपको पता है कि वो किसका बना होता है, स्टील का बना होता है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि जो भी आपकी स्प्रिंग है वो किस एलिमेंट से बनी हुई है या किस चीज से वो बनी हुई है। द राइट आंसर इज स्टील। अब स्टील ही क्यों? तो इसका आंसर है यंग्स मॉडुलस। जिसकी यंग्स मॉडुलस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा इलास्टिक होगा, और वो स्प्रिंग इलास्टिसिटी की फॉर्म में क्या होता है, ज्यादा होता है, तो इसीलिए उसको जो है हम स्प्रिंग बनाने में यूज करते हैं। क्योंकि यंग मॉडुलस क्या है, ई से हम उसे डिनोट करते हैं। यंग्स मॉडुलस होता है किसी भी मटेरियल की टेंडेंसी जिससे हमें पता चलता है कि वो मटेरियल कितना ज्यादा स्ट्रेच हो सकता है और कितना ज्यादा कंप्रेस हो सकता है। ठीक है, सो यंग्स मॉडुलस दैट इज डिनोटेड बाय ई इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। सिग्मा इज व्हाट, स्ट्रेस, एंड एप्सिलॉन इज व्हाट, स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेस क्या होता है, हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है, और स्ट्रेन क्या होता है, एक्सटेंशन होती है टू द यूनिट लेंथ, एक्सटेंशन टू यूनिट लेंथ। ठीक है, कि हम उसको कितना एक्सटेंड कर सकते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर कि जितनी यंग्स मॉडुलस की वैल्यू ज्यादा होगी उतनी ही आपके पास जो इलास्टिसिटी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, और स्टील की वो ज्यादा होती है। दैट इज व्हाई स्टील इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्प्रिंग। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। क्वेश्चन है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वुड बी मिनिमम व्हेन इट इज प्लेस्ड एट, कि किसी भी वस्तु का भार कम हो जाएगा जब उसे कहाँ रखा जाएगा, नॉर्थ पोल पे जिसे आप उत्तरी ध्रुव कहते हो, साउथ पोल पे दक्षिणी ध्रुव पे, इक्वेटर पे, या सेंटर ऑफ द अर्थ पे। तो आपको याद होगा कि हमने जब भी किसी वेट को बताया है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, G इज इक्वल्स टू GM अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो आपको इतना तो याद होगा कि रेडियस कहाँ पे ज्यादा होता है, इक्वेटर पे रेडियस हमेशा ज्यादा होता है। अगर इक्वेटर पर रेडियस आपका बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे रेडियस और जी में क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मींस कि अगर इक्वेटर पर रेडियस ज्यादा है तो वहां पे आपका जो वेट होगा वो क्या होगा, सबसे कम होगा। ठीक, समझ में आ गई बात? तो इसका आंसर क्या है आपके पास, ऑप्शन सी, दैट इज इक्वेटर, कि किसी भी वस्तु का भार जो है वो भूमध्य रेखा पर क्या होता है, सबसे कम होता है। एंड इट कैन बी एक्सप्लेन बाय दिस that weight depends upon the acceleration due to gravity, जिसे आप g कहते हो। ठीक है, और g जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के, एंड रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो मैक्सिमम कहाँ पे है, आपका इक्वेटर पे है। सो आपका स्मॉल g की वैल्यू कहाँ पे कम होगी, इक्वेटर पे होगी। हैंस द वेट ऑफ बॉडी इज मिनिमम एट द इक्वेटर। अगर आपको ये रिलेशन पता था तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से जो है वो अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक, तो आर्ट्स और कॉमर्स में जनरल साइंस के बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, इवन डायरेक्ट स्टेटमेंट होती है, कोई भी पर्टिकुलर ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आपको डेरिवेशन करनी है या आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे। तो आपने क्या देखा, जैसे 2-3 क्वेश्चन बायो से थे, 2-3 फिजिक्स से थे, और ऐसे ही एक आधा केमिस्ट्री का था आपका। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन। और ऐसे ही अगर आपको हमारे चैनल से
आपको ये चीजें अच्छे से करनी है तो आप हमारा जो है वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें HPTGT कमीशन मेडिकल के लिए, नॉन मेडिकल के लिए और आर्ट्स और कॉमर्स वालों के लिए जो इसका कोर्स है वो 20 मार्च से जो है वो स्टार्ट हो रहा है इसका बैच। तो आप यहाँ से इन सभी चीजों को सब्जेक्ट वाइज अच्छे से डिटेल में स्टडी कर सकते हो। ठीक, तो अगर आप इसमें एनरोल होना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्यूरी है तो आप उसे हमारे ऑफिशियल नंबर से जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको सारी की सारी डिटेल्स दे देंगे। तो आपको क्या एक चीज याद रखनी है कि जो हमारे HPTGT कमीशन के लिए बैचेस हैं वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, 20 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इनकी एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ गई होगी, इजी थे, कोई ज्यादा उसमें टेढ़ापन नहीं था, आसान से क्वेश्चंस थे। ठीक, तो आपने इन क्वेश्चंस को देख लेना है और आप हमारा बैच जो है वो 20 मार्च से जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी की सारी डिटेल्स जो है वो आपको दी गई है। ओके, थैंक यू सो मच।